हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 33। तो ये डायग्राम लेक्चर नंबर 32 का ही है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करके मुझे आगे बढ़ना है ताकि चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो एक बार एक छोटा सा रिवीजन और हम इसका करेंगे ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। आप इसको ध्यान से देखना। चलो शुरू से बात करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या कि आप एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये करने का तरीका होता क्या है, आप सॉल्यूशन का वेपर डेवलप करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने देंगे, उस वेपर को रिकंडेंस करेंगे, फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट आपको नजर आता चला जाएगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आपका पीछे छूटता चला जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करा जाए तो लास्ट में ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट आपको नजर आता है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट आपका गायब हो जाता है। दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें ट्रिक ये है कि प्रीवियस वेसल का जो वेपर कंपोजिशन होगा वो नेक्स्ट वेसल का लिक्विड कंपोजिशन होगा, राइट। तो एक टाइप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है आइसोथर्मल डिस्टिलेशन, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है और एग्जैक्टली आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को रिपीट करते रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट लेस वाले से सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने जैसे बात करी थी कि देखो ये P वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम है। अगर XA 0 होगा तो XB 1 होगा, तो वेसल में केवल B प्रेजेंट है, A तो है ही नहीं। तो वेपर में भी केवल B प्रेजेंट होगा, A तो रहेगा नहीं, YB = 1। उसी तरीके से यहां पर XA = 1 है, मतलब वेसल में केवल A प्रेजेंट है, B तो है ही नहीं। तो वेपर स्टेट में भी केवल A का वेपर्स प्रेजेंट होगा, B तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। अब सोचो, जैसे मैंने बोला कि अगर इस कंपोजिशन का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है जिसको आपको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करना है, जिसमें से आपको A का सेपरेशन करने को कहा गया है, तो सोचो ये कंपोजिशन किसका, लिक्विड का ना। और वेपर प्रेशर यहां पे डेवलप होगा, टोटल प्रेशर को इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे। उस टोटल प्रेशर पे वेपर कंपोजिशन ये हो जाएगा। इस वेपर को रिकंडेंस करेंगे तो इसी कंपोजिशन के लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, सबको देख रहा है। और वेपर प्रेशर बढ़ के इतना हो जाएगा। इस वेपर प्रेशर पे वेपर कंपोजिशन ये रहेगा, फिर इसको कंडेंस करेंगे। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब हम इस पॉइंट को टच कर लेंगे। इस पॉइंट को टच करने का मतलब है रिजल्टिंग सिस्टम में केवल A बचेगा और B पीछे छूट जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो समझो हमने A को B से सेपरेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो भी डाउट्स होता है उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं। जब भी बात होगी, जब भी डाउट सेशन आएगा उस समय आप इसको मेरे से पूछ सकते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम अगले टाइप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम निकाल के डायग्राम को रिविजिट करना है, ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का दूसरा टाइप दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूं। देखिए कुछ बातें आपको पुरानी रिकॉल करनी है, मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। जैसे मैंने डिस्कस किया था, आप रिकॉल करिए। मैंने बात करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से एक रिलेशन होता है ना। आप याद करें, मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। याद करिए, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इस बात को थोड़ा सा नोट कर लें दोबारा। देखो हमने डिस्कस किया था कि अगर वेपर प्रेशर हाइयर होता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस हो जाएगा, और अगर आपका वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आपको नजर आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसको आप थोड़ा सा रिविजिट करेंगे। आई होप आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। तो मामला सिंपल सा है, अगर वेपर प्रेशर लेस है तो समझो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो समझो बॉइलिंग पॉइंट लेस है। इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा सोचो, हम यहां पे वही कुछ करेंगे जैसे हमारे पास यहां पर A और B प्रेजेंट है, हमारे पास यहां पर A और B का कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ऐसे हमने सोच लिया। और कंडीशन यहां पे स्पष्ट सा है कि जो आपका यहां पे P0A का डेटा होगा उसको P0B के रेस्पेक्ट में हमें ग्रेटर रखना है। जो P0A का डेटा है P0B के रेस्पेक्ट में हमें क्या ग्रेटर रखना है। अब सोचो, अगर P0A यहां पे P0B के रेस्पेक्ट में ग्रेटर होगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है T0A, याद करो
और टी नॉट बी में टी नॉट बी ग्रेटर हो जाएगा ना, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। चूंकि बी का वेपर प्रेशर ए के रेस्पेक्ट में लेस है ना, तो बी का जो करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ यहां पे डिटेल में समझा रहा हूं, देखना क्या हो सकता है। जैसे मान लो, यहां देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट वेसल, बिल्कुल ध्यान से, ये हमारा क्या है भाई, तो फर्स्ट वेसल है। ये हो गया सेकंड वेसल, और ये है मान लो थर्ड वेसल। ये क्या है भाई, थर्ड वेसल है। चलो सबकी नंबरिंग करते हैं। जैसे वेसल नंबर 1, इसको यहां पर क्या लेंगे, वेसल नंबर 2, इसको लिया जाएगा वेसल नंबर 3। वी आर गिवन सॉल्यूशन इन द वेसल नंबर 1। पहले सॉल्यूशन में, पहले वेसल में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है ए और बी का, जिसको हमें फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करना है। अब सोचिए, मान लो जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर इस पहले वेसल में सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सपोज करो T1। अब सोचिए, तो T1 टेम्परेचर अगर यहां पर होगा तो जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा तो पूरा लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसा नहीं करना, बॉइलिंग पॉइंट जब रहता है तो लिक्विड वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, इसका ध्यान रखना। तो मान लो इस वेसल में जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T1। इस T1 टेम्परेचर पे आपको सॉल्यूशन को बॉइल करना है। तो जब यहां पे सॉल्यूशन को बॉइल करेंगे, क्या लगता है क्या होगा, सोच के देखिए। ऐसे सोचते हैं, कुछ और भी बातें यहां पे लिख लेते हैं कि जैसे ए का मोल फ्रैक्शन यहां पर क्या है, XA, और बी का मोल फ्रैक्शन यहां पे सॉल्यूशन फेज में कितना भाई, XB। देख रहा सबको, जब यहां पे बॉइलिंग करेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में होगा YA, बी का मोल फ्रैक्शन यहां पे वेपर स्टेट में कितना होगा, दैट शुड बी YB। बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा कुछ होगा, यह हमने सोच लिया। इन वेपर्स को हमें रिकंडेंस करना है और एनदर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है, समथिंग लाइक दिस। अब जरा सोच के देखो, इस वाले केस में, अब चूंकि मैंने बोला वेपर स्टेट में ए ज्यादा होगा और बी कम हो जाएगा, वही वेपर स्टेट यहां पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि इस वेसल में, इस लिक्विड में ए ज्यादा और बी कम है ना, तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यहां पे ज्यादा हो गया, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट यहां पे कम हो गया, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है, देखिए वेपर प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में कम, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर होगा पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर होगा वो T2 के बराबर हो जाएगा, और हम यहां पे साफ कह सकते हैं कि जो T2 का डेटा होगा वो T1 से लेस होगा। रीजन, चूंकि यहां पे A का प्रोपोर्शन ज्यादा है, B का कम है ना, तो जब वेपर्स आप यहां पे बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर यहां पे सिस्टम का इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब कि T2 का जो डेटा यहां पर है वो T1 के रेस्पेक्ट में लेस है। बहरहाल हमने सॉल्यूशन को T2 टेम्परेचर पे बॉइल कर दिया, फिर से वेपर्स का फॉर्मेशन यहां पर होगा, और जब यहां पे वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, सोच के देखिए, जब यहां पे वेपर्स का फॉर्मेशन होगा तो बहुत आसानी से इतना तो कहा जा सकता है ना कि भाई यहां पर जो ए डेवलप होगा वो काफी ज्यादा होगा, और जो बी होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। फिर इन्हीं वेपर्स को रिकंडेंस करना है तीसरे वेसल में, और हम यहां पे तीसरे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इस तीसरे सॉल्यूशन में ए और ज्यादा बढ़ के आएगा, मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इस बार T3 हो जाएगा, चूंकि वेपर प्रेशर यहां पर इन सब के रेस्पेक्ट में ज्यादा, क्योंकि ए ज्यादा और बी कम हो रहा है। सोच के देखो, अगर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट आपके सिस्टम में ज्यादा है तो वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा ही होगा, मतलब तीसरे सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा बाकी दोनों से ज्यादा होगा, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बाकी सबसे कम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर यहां पे हमने सिस्टम को T3 टेम्परेचर पे बॉइल कर दिया, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर दिया, वेपर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा सोचो, जैसे जैसे आगे प्रोसीड आप करोगे, जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो ज्यादा वेपराइज करेगा ना, मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है
कि आगे आने वाले हर सिस्टम में ए का जो प्रोपोर्शन होगा बढ़ता चला जाएगा, बी का जो प्रोपोर्शन होगा वो कम होता चला जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, लास्ट में केवल ए बचेगा और बी खत्म हो जाएगा, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। तो यहां पे आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, आइसोथर्मल नहीं है। टेम्परेचर यहां पे हमने चेंज करा, तो पॉइंट ये रहेगा कि जो सॉल्यूशन आपको मिला है इसको बॉइल कर दो, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स का कलेक्शन करो, उसको आगे रिकंडेंस करो, फिर उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को सर्च करो, टेम्परेचर उतना कर दो, वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, वेपर्स को रिकंडेंस करो और अगले सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करो। तो सोचो ना, हर स्टेप में ए तो ज्यादा वेपराइज होगा, बी कम वेपराइज होगा। तो जैसे जैसे आगे प्रोसीड आप करोगे, लिक्विड फेज में, वेपर फेज में ए का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे और लास्ट में जो सॉल्यूशन यहां पे डेवलप करेंगे, लास्ट में जो सिस्टम यहां पे डेवलप करेंगे, उसमें केवल ए बचेगा, बी खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक डिस्कशन है आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, लेकिन यहां पर आपको काफी कुछ करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट करके कंप्लीट करिए। ओके, आई होप आपने सारे डायग्राम को नोट कर लिया होगा। अब जैसा मैंने बात करी है कि जब मामला आइसोबारिक डिस्टिलेशन का होता है तो उसमें कई सारे सेक्शन आपको डेवलप करने होते हैं। इनफैक्ट 2 सेक्शन आपको डेवलप करने पड़ते हैं। पहला सेक्शन आइडियल सॉल्यूशन का, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो हम यहां पर यह डिस्कशन करेंगे कि जो सॉल्यूशन आपको दिया, अगर वो आइडियल होगा तो आइसोबारिक डिस्टिलेशन कैसे अपना काम करेगा, नॉन आइडियल होगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं व्हाट अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। देखो यहां पर होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक सॉल्यूशन आपको यहां पे अज्यूम करना है, उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करना है, बॉइल करना है, वेपर को कलेक्ट करके रिकंडेंस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे अगले सॉल्यूशन को जब बॉइल करोगे तो वेपर्स का फॉर्मेशन होगा, फिर उसको रिकंडेंस करके अगले सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप करोगे। इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करते जाना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो हर अगले स्टेज पे ए थोड़ा सा बढ़ेगा, बी कम हो जाएगा, क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए के पास वेपर फॉर्मेशन की टेंडेंसी बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करा जाए तो लास्ट में केवल ए बचेगा और बी खत्म हो जाएगा। दैट इज सिंपली द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है, वो सब कुछ यहां पे मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सीधा प्रैक्टिकल डायग्राम देखो क्या होता है। ये डायग्राम है टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। ये डायग्राम यहां पर किसका है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम होता है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे। जैसे अगर इस कंडीशन की बात करते हैं तो एक्स ए को यहां पर क्या लेंगे, 0, और वही बात अगर एक्स ए 0 के बराबर होगा, वी हैव एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब आपके सिस्टम में केवल बी प्रेजेंट है, ए तो है ही नहीं। तो जब केवल बी आपके पास प्रेजेंट है तो वाई बी इज इक्वल टू 1, वेपर स्टेट में भी केवल बी के वेपर्स होंगे, ए तो होगा ही नहीं। और जब वाई बी, सॉरी ऐसा करते हैं, वाई ए पहले लिखते हैं, तो वाई ए कितना हो जाएगा, 0, और जो आपका यहां पे वाई बी का डेटा होगा दिस इक्वल्स टू 1, राइट। अब अगले एक्सट्रीम कंडीशन के बारे में सोचो। इस बार मान लो एक्स ए इज इक्वल टू 1, तो जब आपका एक्स ए 1 होगा, बहुत आसानी से कहा जा सकता है एक्स बी इक्वल्स टू, सॉरी एक्स बी इक्वल्स टू 0। अब बताइए, अगर एक्स बी 0 है, एक्स ए 1 है, यानी आपके सिस्टम में केवल ए प्रेजेंट है, बी एब्सेंट है, वी मस्ट हैव वाई ए इक्वल्स टू 1, और जो आपका यहां पे वाई बी का डेटा होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसा हो सकता है। अब बड़े ध्यान से देखिए, चूंकि मामला यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का है, वाई एक्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट और एक्स एक्सेस पे मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। चल यहां पे लिखा मैंने इसको बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बी के रेस्पेक्ट में लेस होगा, मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसके रेस्पेक्ट में ग्रेटर होगा। रीजन आपको समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। हमने पहले से यहां पे डिसाइड करके रखा हुआ है कि पी नॉट ए मस्ट बी ग्रेटर देन पी नॉट बी, मतलब ए का जो वेपर प्रेशर है वो बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो शर्तिया ए का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बी से तो कम ही होगा ना। तो इस वाले पॉइंट पे सपोज करो बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, दिस बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कितना बोल, टी नॉट बी।
इस बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट बी से एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, और यहां पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको लिखा जा सकता है टी नॉट ए, और ए का बॉइलिंग पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में कम होगा। ये बात तो मैंने कई बार रिपीट करके बता दी। सीधा प्रैक्टिकल डायग्राम, इसका प्रैक्टिकल डायग्राम आपको देखना है। देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना। एक कर्व यहां पर ऐसे ऊपर की तरफ होगा, अगला कर्व यहां पर क्या भाई, ऐसे नीचे की तरफ होता है। ये लाइन है वेपर फेज का, ये लाइन किसका है तो लिक्विड फेज का। सबको दिख रहा, वेपर फेज और लिक्विड फेज के ये लाइंस है जो कि मैंने ड्रॉ कर ली। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या होता है। ध्यान रहे, इसमें नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, दिस इज अ प्रैक्टिकल डायग्राम। जो P वर्सेस मोल फ्रैक्शन हमने अभी ड्रॉ किया था आइसोथर्मल डिस्टिलेशन में, उसका तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने पहले से करा हुआ है ना, कि लिक्विड वाले केस में लाइन आपका स्ट्रेट हो जाएगा, वेपर वाले केस में लाइन आपका पैराबोला हो जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल करिए। मगर यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे जो मैटर है, ये प्रैक्टिकल डायग्राम का मामला है कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, देखो क्या होता है। मान लो आपको ये लिक्विड कंपोजिशन दिया हुआ है जिसको आपको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट करना है। ऑब्वियस सी बात है, इस लिक्विड कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा। तो सोच के देखो, मान लीजिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है दिस इक्वल्स टू T1। तो जब इस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड को बॉइल करेंगे तो सोचो इसी टेम्परेचर पे वेपर फेज आपको यहां पे नजर आएगा। ये वेपर का कंपोजिशन हो गया, सबको देख रहा है। इसी वेपर को रिकंडेंस करना होता है भाई। जैसे मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है कि प्रीवियस केस का जो वेपर कंपोजिशन होगा, नेक्स्ट वाले केस का वो लिक्विड कंपोजिशन हो जाएगा। तो अगला जो लिक्विड यहां पे जब इस वेपर को कंडेंस करेंगे, सेम कंपोजिशन के लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। देख, वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन सेम है, मोल फ्रैक्शन यहां पे एक जैसा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले के रेस्पेक्ट में लेस हो गया। मैंने बोला था T2 T1 के रेस्पेक्ट में लेस आएगा। फिर यहां पे T2 टेम्परेचर पे आपको सिस्टम को बॉइल करना है। जब आप ऐसा करोगे तो यहां पर ऐसे वेपर का फॉर्मेशन होगा, फिर इसको रिकंडेंस करोगे, ये लिक्विड बन जाएगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दिस करस्पॉन्ड्स टू कितना बोल, T3। बड़ा सिंपल सी बात है। इस T2 टेम्परेचर पे जब सिस्टम को बॉइल हम करेंगे, उसी टेम्परेचर पे वेपर कंपोजिशन ये हो जाएगा। फिर इसको रिकंडेंस करेंगे, अगेन एक लिक्विड का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट T3 हो जाएगा। फिर हमें प्रोसेस को रिपीट करना है। हम यहां पे T3 टेम्परेचर पे सिस्टम को बॉइल करेंगे और फिर जो वेपर्स बनेगा उसको रिकंडेंस करेंगे। जैसे जैसे हम ऐसा करेंगे वैसे वैसे आपका जो सॉल्यूशन कंपोजिशन होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब कि सिस्टम में ए का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा, बी का प्रोपोर्शन कम होता चला जाएगा। मतलब यहां पे साफ है कि अगर प्रोसेस को हम सफिशिएंट टाइम से रिपीट करते हैं तो लास्ट में केवल ए बचेगा और बी खत्म हो जाएगा। तो मामला सिंपल सा, ये प्रैक्टिकल डायग्राम होता है। अगर आपको ये लिक्विड कंपोजिशन दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट को माना जा सकता है T1, उस पे वेपर कंपोजिशन ये रहेगा, उसको रिकंडेंस करेंगे तो वेपर जैसा ही, वेपर कंपोजिशन के जैसा ही एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा विद द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू T2। इस T2 टेम्परेचर पे जब लिक्विड को बॉइल करा जाएगा, सॉल्यूशन को बॉइल करा जाएगा, ये आपका वेपर कंपोजिशन होगा। और अगर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो लास्ट में यहां पे पहुंचना पॉसिबल हो जाएगा। सिस्टम में केवल ए बचेगा, बी खत्म हो जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका सेपरेशन हो जाएगा। यही तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो अगर बात आइडियल सॉल्यूशन की हम करते हैं तो डायग्रामेटिकली इसको इस तरीके से शो करना पॉसिबल हो सकता है। और ए का सेपरेशन बी से कैसे करेंगे, इस डायग्राम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसको नोट करिए, उसके बाद हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे।